Hello class 11. I am Naveen Bajaj and I will be taking the chemistry online classes in YouTube. Okay. So first of all, congratulations to all of you for clearing your board examination and coming in class 11. इस साल आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे लास्ट ईयर जैसे आपके साइंस बुक जो होती थी वो एक साथ होती थी, इस साल आपका साइंस जो है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको अलग अलग स्टडी करना है। ओके, तो सबसे पहले आज हम अपना चैप्टर 1 केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। कुछ आपने लोअर क्लासेस में स्टडी की होंगी, मैटर के बारे में एंड यूनिट्स के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, बट आज हमें वही सारी चीज़ें एक साथ रिवाइज करना है एंड उसके बाद हम आगे मूव ऑन फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि आपकी जो केमिस्ट्री है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, इसमें है तो बहुत सारी, बट बेसिकली आपको 3 पार्ट से स्टडी करना है। केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में है। पहला है आपका फिजिकल, सेकेंड पार्ट जो है आपका वो है इनऑर्गेनिक, लास्ट पार्ट जो है आपका वो है ऑर्गेनिक। इसके अलावा एक और आता है, वो होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग बेसिक प्रिंसिपल्स स्टडी करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें कैसे कंडीशंस मेंटेन करने पड़ते हैं, एटम्स क्या है, पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे कोई भी रिएक्शंस वेरी करता है, या मैटर क्या है, वो सारे जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो दैट हेल्प्स यू टू टेक प्लेस और आपको कोई भी रिएक्शन कराने के लिए ईजिली समझा सकता है, या जो बहुत सारे रूल्स लॉज से फॉलो करता है, वो कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड है आपका इनऑर्गेनिक, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करवाता है कि कौन कौन से कंपाउंड्स के फॉर्मेशन होते हैं, कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, कैसे उनको डिफर किया गया है, कैसे हर एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता है, वो आपको बताता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपको एक एलिमेंट कार्बन से मिल करके एक केमिस्ट्री बनी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट हेल्प्स यू इन योर डेली लाइफ, यानी आप डेली लाइफ में जो भी सब्सटेंस यूज़ करते हो सारे ऑर्गेनिक्स है। मेडिसिन का बनना, कोई भी आप न्यूट्रिएंट्स खाते हो या समथिंग, वो सारे के सारे क्या बनाते हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड जब आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं या आपको केमिस्ट्री प्रैक्टिकली समझना हो तो दैट इज़ फॉर द एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये है आपके केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट। तो आपकी जो बुक है उसमें शुरू के जो 8 चैप्टर्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से ले करके आपका रिडॉक्स रिएक्शन तक, वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में कवर अप करता है। मेरे ख्याल से शायद 3rd चैप्टर जो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो शायद इनऑर्गेनिक में भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद का जो चैप्टर है हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो आपका आता है इनऑर्गेनिक में। एंड लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं वो आपके आते हैं ऑर्गेनिक में, यानी फिजिकल पार्ट आपका वास्ट है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी रहेगी। सो चलिए हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है बेसिकली मैटर। ठीक है, मैटर क्या है? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम। ठीक है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे एंड वॉल्यूम भी हो उसके पास। अब जैसे गैस के केस में तो वॉल्यूम नहीं होता, बस स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है ना, ये जिसको हम फील कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। एनीथिंग दैट विच वी कैन फील, हैव मास, हैव स्पेस, हैव वॉल्यूम, उसको हम क्या बोल देते हैं? हम गैस के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। अगर एक बकेट ले ले, बकेट में हम ऐसे करते जाएं तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना। जैसे बैलून आप फुला सकते हो, तो बैलून को आप कंप्रेस करोगे, एक हद तक कंप्रेस होता है, उससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं होता, यानी गैस के पास भी क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैटर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। ठीक है, मैटर जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्लासिफिकेशन। दूसरा जो है आपका वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर 5 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये रहते हैं, जिसमें हमको लास्ट के 2 वाले नहीं पढ़ने हैं। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को ही स्टडी करना है।
तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड कितने टाइप्स के मैटर होते हैं? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड एंड एक होता है गैस। ठीक, इनको जो डिफर किया जाता है वो बेसिकली इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बेसिस पे हम डिफर करते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको समझते हैं। ठीक, जैसे जस्ट सपोज कि एक कंटेनर है, इसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है एंड गैस भी है। हम जानते हैं सॉलिड कभी भी कहीं भी घूम नहीं सकता, उसका शेप जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, इसके पास फ्लो होने की कैपेसिटी नहीं होती है, यानी इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे टाइटली पैक्ड हैं, क्लोज्ड एंड टाइटली पैक्ड। यानी जो सिर्फ अपने आप में एक जगह वाइब्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई बस है एंड पूरे पैसेंजर से भरी हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप तो कहीं मूव भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ वहीं खड़े रह सकते हो एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सॉलिड कहलाता है। यानी सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही टाइटली क्लोज पैक्ड है। मॉलिक्यूल्स क्या है, टाइटली क्लोज पैक्ड है। लिक्विड के पास आप जानते हैं कि इसके पास फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन फिक्स वॉल्यूम ज़रूर होता है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर। ठीक है, सॉलिड के पास क्या है, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड के पास क्या है, फिक्स वॉल्यूम तो है बट फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि लिक्विड तो कोई भी शेप ऑक्यूपाई कर सकता है। नो फिक्स शेप, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं फार अपार्ट होते हैं, कहीं पे भी कैसे भी जा सकते हैं, फ्लो होने की क्या रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। गैस के केस में क्या है, नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप, यानी गैस कहीं पे भी कैसे भी मूव कर सकता है, इसको कहीं जगह ही नहीं चाहिए, कहीं पे भी कैसे भी मूव कर सकता है। सॉलिड के केस में क्या, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, इसके में बहुत पार्शियल टाइटली पैक्ड है, तभी तो फ्लो करने की कैपेसिटी रखता है। आज पानी यहाँ है, कल वहाँ फ्लो करके चला जाता है। और गैस के केस में क्या है, इनके पास बहुत अपार स्पेस होता है, ये कहीं पे भी कैसे भी घूम सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो सबसे पहले जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, कि ये इसको क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को टाइटली बांध करके रखता है, कहीं जाने नहीं देता है। लिक्विड के केस में क्या रहता है, बहुत वीक रहता है, बहुत वीक रहता है, कि उसको ठीक है लिक्विड को अलग अलग नहीं होने देता है कि भैया इसको मॉलिक्यूल्स अलग हो जाओ, वो नहीं, साथ में ही रखते चलता है, लेकिन वीक रहता है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। एंड गैस के केस में क्या रहता है, नेग्लिजिबल रहता है, कि गैस कहीं पे भी जा सकता है। आज गैस को जैसे परफ्यूम आप स्प्रे करते हो तो कुछ देर के लिए हमें स्मेल आती है, उसके बाद उड़ जाता है। ठीक है, तो वो इसका केस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो इनके बीच में नेग्लिजिबल है। सॉलिड के केस में नेग्लिजिबल है, यानी वो एक जगह खड़े होकर सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कोई भी मॉलिक्यूल हो तो उनके पास 4 प्रकार की एनर्जी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके पास है वो सिर्फ वाइब्रेशनल है, वैसे घूम बस सकते हैं अपने एक्सेस में, यानी ट्रांसलेशनल भी है, काइनेटिक नहीं है, ना ही पोटेंशियल है। ठीक है, हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो लिक्विड के केस में है वो अच्छा है। ठीक है, सो इनके बीच में जो, और इसमें वेरी लार्ज, इसमें स्मॉल कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा गैप रहता है कि वो थोड़ा फ्लो होने की कैपेसिटी रख सकता है। और इसके केस में तो वेरी लार्ज है कि एक दूसरे का आता पता नहीं है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, जैसे गैस में मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, इतना बड़ा डिस्टेंस, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ है,
कोई लेना देना ही नहीं है, इतने ज़्यादा दूर है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहेगा, दूर रहेगा। लिक्विड के केस में एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा यहाँ नहीं, थोड़ा बहुत तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए। तो ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो होप ये आपको क्लियर होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। सॉरी, नाउ अब केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को जो है वो 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा है आपका मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस यानी जो सब्सटेंस पूरा का पूरा प्योर एग्जिस्ट करता हो। डेली लाइफ एग्जांपल में मैंने आपको कहा दिया, एक जगह सैंड रखो, एक जगह शुगर रखो, एक जगह सॉल्ट रखो, तो सारे क्या है, प्योर है। सैंड अपना अलग प्योर है, शुगर अपना अलग प्योर है, सॉल्ट अपना अलग प्योर है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर यानी मैंने आपको कहा दिया सैंड एंड सॉल्ट को मिला दो, तो वो क्या कहला गया, मिक्सचर। मैंने कह दिया सॉल्ट एंड शुगर को मिला दो, वो क्या कहला गया, मिक्सचर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, वो है आपका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आप लोगों के लिए बुक रीडिंग बहुत मस्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ एंड आपको बुक रीड करना पड़ेगा उसको समझने के लिए। एलिमेंट्स यानी कोई भी प्रॉपर एटम, कोई भी प्रॉपर एटम, जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, जितने 118 एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आएंगे ना, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो प्योर स्टेट में है, ठीक है, या जो भी आपको मिल रहा है। कंपाउंड्स यानी जब छोटे छोटे एलिमेंट्स मिल करके कोई एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिए, H2। इनका एग्जाम्पल क्या था, सोडियम था, हाइड्रोजन था, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। इसमें वाटर बन गया, एमोनिया बन गया एंड सो ऑन। ऐसे को हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड बोलते हैं, यानी जो एलिमेंट से मिल करके बना हो, ठीक। प्योर सब्सटेंस है, कुछ और तो है नहीं, वाटर में वाटर ही है, कुछ और तो है नहीं। मिक्सचर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड एक होता है हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस को मैं इसको ये मिटा दे रहा हूँ, मिक्सचर पे आ जाते हैं, ठीक है, समझने के लिए। होमोजीनियस, पहले होमोजीनियस समझते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जहाँ आपका कॉम्पोजिशन फिक्स हो, कि इससे ज़्यादा हम और नहीं मिला सकते। जैसे कि जस्ट सपोज आप चाय बना रहे हैं, चाय में भी हमको पता है कि अगर हम 2 लोग के लिए चाय बना रहे हैं तो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चाय पत्ती लगनी है, शुगर भी एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही लगना है सबका। मान लो कि आपने शुगर, वाटर, मिल्क एक क्वांटिटी तक मिला दी है एंड चाय पत्ती एक्सेस कर दी, तो चाय का टेस्ट कैसे हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा एंड इट डजंट फील कि हम चाय पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है चाय। यानी यहाँ पे एक फिक्स कंपोजिशन हो कि इससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं होना है, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो पूरा हमारा जो सॉल्यूशन है या फिर जो हमारा मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ऐसे केसेस को हम क्या बोल देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, जहाँ पे आपका कंपोजिशन फिक्स हो। जैसे इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, एग्जांपल है इसका शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे भी हमको पता है कि एक तो कितने पानी में कितना शुगर मिलाना है ताकि हमको अच्छा लगे। ज़्यादा मिलाएंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, कम मिलाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रास। ब्रास जो कि बनता है आपका जिंक एंड कॉपर से, जिंक प्लस कॉपर से बनता है। एलपीजी हो गया, जो गैस सिलेंडर हम यूज़ करते हैं जिसमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन का इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी एक कॉम्पोजिशन रहता है कि इतना ही हमको यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ हमें नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट जो मिक्सचर है वो होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि कोई फिक्स नहीं है, कितना भी आप मिलाते जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कॉम्पोजिशन में। जैसे सैंड एंड सॉल्ट, सैंड प्लस सॉल्ट एनी हाउ मिलाते जाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्पोजिशन मिलता ही जा रहा है। इसके बाद है आपका केरोसिन प्लस वाटर, केरोसिन प्लस
वाटर। अच्छा, मिल्क प्लस वाटर कौन से केस में आएगा, हेट्रोजीनियस के होमोजीनियस? ये आएगा होमोजीनियस के केस में। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि कितने मिल्क में कितना पानी मिलाना चाहिए, एक्सेस मिलाएंगे तो पूरा का पूरा पानी हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाता है आपका होमोजीनियस में। अब मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। जैसे मान लो मैंने आयरन, नेल और पेपर्स को मिला दिया एक साथ, ठीक है, कितना भी मिलाओ कोई फ़र्क नहीं है। तो उनको सेपरेट करने का तरीका क्या है? बाय हैंड पेकिंग। जब मैग्नेट मैंने लगा दिया तो सारे के सारे आयरन नेल्स क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो वैसे ही मिक्सचर्स को सेपरेट करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। टू सेपरेट द मिक्सचर कई सारे प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है बाय हैंड पेकिंग, बाय हैंड पेकिंग। दूसरा है फिल्ट्रेशन, यानी जैसे मान लो मैंने वाटर में सैंड मिला दिया एंड मैंने कहा कि मुझे सैंड एंड वाटर अलग करना है, तो मैंने डिस्टिल्ड पेपर ले लिया एंड उसमें पानी मिला दिया, उसमें पूरा सॉल्यूशन मिला दिया, तो सारा का सारा पानी अलग और रेती भी अलग हो जाएगी, तो फिल्ट्रेशन। थर्ड है आपका डिस्टिलेशन। फोर्थ है आपका क्रिस्टलाइजेशन। फिफ्थ है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है जैसे मोमबत्ती वगैरह रहती है, जो वैक्स रहता है, अगर उसके अंदर कोई सॉलिड फंस गया हो, कचरा फंस गया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, मोमबत्ती को, वैक्स को आप बर्न कर दीजिए, सारा का सारा वैक्स पिघल जाएगा एंड वो सॉलिड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो ये था आपका स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट था मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन 3 हमको पढ़ने हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल में 2 होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एंड मिक्सचर्स में होते हैं एंड मिक्सचर में होते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो ये तक था आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको हर ये काम में आता है, वो है मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स। यानी आपको, आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाओगे, आप कोई भी क्वांटिटी लोगे, तो आपको यूनिट्स भी उसकी बननी चाहिए, ठीक है। अगर यूनिट्स नहीं समझ में आएगी तो आप लोग कैसे किसी भी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे या किसी भी चीज़ को डिफाइन करेंगे। जैसे हमसे कोई पूछता है कि एज क्या है, तो हम बता देते हैं ईयर्स में, हम मंथ्स में तो नहीं बताते हैं। मान लो या मंथ्स में भी आप बता सकते हो, डेज में भी बता सकते हो। तो हर किसी की यूनिट्स का अपना अपना क्या है, इंपॉर्टेंस है। मेजरमेंट ऑफ यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत सारे तरीके से मेज़र करने को होता है। एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट। तो हमें जो बेसिकली मानना है वो हमको मानना है एसआई यूनिट, जो बेसिकली क्या था कि जब केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आने लगी धीरे धीरे, जैसे एलिमेंट्स आने लगे या कोई भी मेज़रमेंट्स आने लगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको लेंथ मेज़र करना हो तो कई लोग मिलीमीटर यूज़ करते हैं, कई मीटर यूज़ करते हैं, कई किलोमीटर यूज़ करते हैं, कई माइल्स यूज़ करते हैं। हम बेसिकली किलोमीटर यूज़ करते हैं कि डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। तो ऐसे में क्या था, केमिस्ट्री के जो ग्रेट साइंटिस्ट थे उन्होंने बैठ के एक मीटिंग अरेंज की। उन्होंने कहा कि नहीं, सारे वर्ल्ड में एक तरीके की मेजरमेंट्स होनी चाहिए ताकि लोगों को ईजिली समझ में आए। तो उन्होंने फाउंड किया एसआई यूनिट का, ठीक है। एसआई यूनिट में उन्होंने कहा कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। आपका लेंथ, सेकेंड है आपका मास, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर आता है आपका अमाउंट, फिर करंट एंड इंटेंसिटी, ठीक है। ये 7 जो है आपके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो बेसिकली आपको जो पढ़ना है, जैसे लेंथ को मेज़र करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर। तो लेंथ आप किस में मेज़र करते हो, मीटर में, ठीक। मास आप मेज़र करते हो केजी में, टाइम आप मेज़र करते हो सेकेंड, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। टाइम को मेज़र करने के लिए सेकेंड, मिनट्स, आवर्स ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये लेकिन एसआई यूनिट्स है, इन सबकी क्या है, एसआई यूनिट्स है। टेम्परेचर, उसको हम मेज़र करते हैं केल्विन में। बेसिकली 3 होते हैं, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, पर हम केल्विन में ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि 0 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक।
इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने की जो यूनिट रहती है वो रहती है मोल। क्या रहती है? मोल। जैसे आप कहीं एक्स लेने जाते हो या बनाना लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो? भैया 1 डजन एग देना या 1 डजन बनाना देना। तो वैसे ही हम केमिस्ट्री में बोलते हैं 1 मोल NaCl, 1 मोल CuSO4। तो केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी मोल। करंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है एम्पियर। एंड इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला से। इंटेंसिटी जो मेजर होती है वो होती है कैंडेला से। ठीक। इसके बाद बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स आपको यूज़ करनी रहेंगी, क्योंकि हम जब केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या रेडियस को जो मेज़र करते हैं बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में आता है। तो आपको साइंटिफिक नोटेशंस आपको आना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक। जैसे यदि मैं लिखूँ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 10⁻³ ग्राम, है ना? क्या लिख सकता हूँ? 10⁻³ ग्राम के क्या है? बराबर है। ठीक। 1 kg। तो वैसे ही आपको बहुत सारा इसमें याद करना रहेगा। जैसे नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, यानी यहाँ नैनो हो, जरूरी नहीं है कि मीटर हो, नैनो हो, वो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर, नैनोमीटर। ठीक है। फिर जैसे आ जाता है 1 पिकोमीटर। तो 1 पिको जो होता है वो 10⁻⁻12 के बराबर होता है। ठीक है। 1 माइक्रोमीटर ये हो जाता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। ठीक है। ये छोटी छोटी यूनिट्स है जो आपको याद रखना है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग को A0 से लिखा जाता है, यानी आर्मस्ट्रॉन्ग ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स आपको याद रखनी है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे दिए गए हैं। 10⁻1, 10⁻3। जैसे किलो को 10⁻3 लिखा जाता है, किलोमीटर को भी 10⁻3 लिखा जाता है। ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है साइंटिफिक नोटेशन के तौर पर। ठीक है। तो ये आपको SI यूनिट्स याद होना चाहिए। जैसे डेराइव कर, अब जैसे जो SI यूनिट्स होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है बेसिक यूनिट्स और एक होती है डिराइव्ड यूनिट। कौन कौन सी होती है? बेसिक एंड डिराइव्ड। बेसिक यूनिट्स जैसे यही सब, ये सब क्या है? बेसिक यूनिट है। ये कहीं से आई थोड़ी है, ये तो हमको पता है कि ऐसे ही होता है। जैसे एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या है? मीटर स्क्वायर, ये भी बेसिक यूनिट में आ जाता है। लेकिन एक जो होता है डिराइव्ड यूनिट, यानी जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या है? kg है। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? kg/मीटर क्यूब। ठीक है। तो ये कहलाता है आपका डिराइव्ड यूनिट। क्या कहलाता है? डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। मीटर क्यूब को पर मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब कैसा लिखा जाएगा? -3 के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये आपके 2 प्रकार की यूनिट्स होती हैं, बेसिक एंड डिराइव्ड। ठीक है। डिराइव में आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि डेंसिटी हो गया, जैसे फोर्स होता है मास इंटू एसिलरेशन। मास क्या हो गया? kg, एसिलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी न्यूटन। तो ये भी क्या हो गई? डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। वर्क डन, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो भी क्या हो गया आपका? डिराइव्ड यूनिट होता है। ठीक है। अब जब आप कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको उधर बहुत सारे प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिलेंगी। यानी हो सकता है कि कभी आपका आंसर सही आए, कभी आपका आंसर सही ना आए। जब भी आप केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री तो आपका पूरा प्रैक्टिकल है, आप लैब में जाके प्रैक्टिकल करते हो, या फिजिक्स में जाके आप लैब प्रैक्टिकल करोगे, बहुत सारी आपको वैल्यूज़ मिलेगी, उस वैल्यूज़ को लेकर के आप चलोगे। तो इस बेसिस पे क्या रहता है कि कभी कोई वैल्यू एकदम क्लोज टू दी फिगर आ जाते हैं, तो कभी बहुत पार आ जाते हैं। ठीक है। तो उनमें हमको किसको कंसिडर करके चलना है, वो हमको रीड करना पड़ता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के थ्रू। उस टॉपिक को हम क्या बोल देते हैं? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी।
प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक, प्रिसीजन का मतलब होता है, प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस of the set of values obtained from identical measurement of an experiment. Identical measurements of an experiment. जैसे जस्ट सपोज कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करने गए एंड आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10.1, 10.5, 10.25, 10.4 एंड अब आपको जानना है कि यार इसमें करेक्ट वैल्यू कौन सी है। हम तो ये नहीं बता सकते कि करेक्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सब का एवरेज निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? अरिथमेटिक मीन। तो मान लो इनका अरिथमेटिक मीन आ गया समथिंग 10.18 समथिंग आया, तो ये हमारी करेक्ट वैल्यू। ठीक, या फिर मान लो 10.28 आ गया, तो हम बोल देंगे कि ये हमारी करेक्ट वैल्यू। तो उधर हमारी जो वैल्यू थी एग्जैक्टली 10.28 तो नहीं आई, लेकिन 10.28 के अप्रॉक्स पास में आ रही थी, तो वो हमने प्रिसीजन ले लिया, एक मतलब एज्यूम कर लिया कि नहीं यही अरिथमेटिक मीन के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारी करेक्ट वैल्यू क्या है, ये है। ठीक, तो ये है आपका प्रिसीजन। एक आता है एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज ए मेजर ऑफ दी difference between experimental value and the true value ठीक है। ट्रू वैल्यू का मतलब होता है कि जो साइंटिस्ट ने जिस कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा एक पर्टिकुलर परफेक्ट कंडीशन में किया होगा। कंडीशन दो प्रकार की होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं STP। STP में क्या होता है कि प्रेशर वहाँ 1 atm मेंटेन रहता है, टेम्परेचर वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन मेंटेन रहता है। एग्जैक्टली इसी टेम्परेचर पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस दौरान जो वैल्यू आई उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रू वैल्यू। जैसे सपोज उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वैल्यू आ गई 12, ये क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू। अब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, केमिस्ट्री लैब में, तो ज़रूरी नहीं है ना कि उस दौरान STP मेंटेन रहे। हो सकता है प्रेशर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, या टेम्परेचर हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस की जगह 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी हमारा एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू आएगी थोड़ी बहुत क्या आएगी, डिफर आएगी। वहाँ से लेकर के वहाँ तक मान लो 12 की जगह ना आकर के हमारा 12.4 आ गया या 12.8 आ गया, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हम करते हैं। तो एक्यूरेसी ये बताता है कि कितना आप एक्यूरेट हो और कितना आप एक्यूरेट नहीं हो। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, 0.1, 0.3, 0.5 तक का डिफरेंस आ रहा है तो एक्यूरेटली आप ठीक हो, लेकिन अगर 5, 6 आ रहा है यानी आप गलत हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दो चीज़ याद रखनी है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि ये सिर्फ इंपॉर्टेंट डिजिट्स को कंसिडर करता है, बाकी जो डिजिट्स है वो कंसिडर नहीं करता है। जैसे कि पाई की जो वैल्यू है, ठीक है, वो सॉल्व नहीं हो पाती है। जैसे 22/7 अगर आप सॉल्व करते हो तो 3.14 एंड समथिंग आती जाती है। तो हम क्या करते हैं, इन सारों को इग्नोर करके हम सिर्फ 3.14 को कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या करता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स इन ए मेजर्ड और ए कैलकुलेटेड क्वांटिटी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दी, अंडरलाइन कर लीजिए मैं इसको, आर दी मीनिंगफुल
डिजिट्स in a measured or calculated quantity ये सिर्फ आपको वो बताता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। ठीक, अब इसके कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स are significant or zero between the non-zero digits are significant। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे 183 मैंने लिख दिया, तो 183 ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3। सिग्निफिकेंट फिगर्स को SF से डिनोट करते हैं, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में SF लिख लूँगा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, जैसे 208 ठीक है, तो ये सब कुछ वैल्यूबल है, काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर ऐसे लिख दूँ 0 0 1 2 0 3, तो यहाँ पर बोलोगे ना सर 6 है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन नहीं, 0 बिटवीन दी नंबर होनी चाहिए। अगर 0 लेफ्ट हैंड साइड में है पहले, क्योंकि इसका रहना ना रहना तो एक ही बराबर है ना, वैल्यू तो हम 1203 ही गिनेंगे, यानी 1203 गिनेंगे, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 हो जाते हैं। ठीक है, वो 4 है, अब इसको कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो नेक्स्ट जो रूल है आपका वो ये है, 0 टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट एंड 0 टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स और द डिजिट्स। तो सेकेंड रूल जो आपका है वो है सेकेंड, 0 टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया। ठीक, ऑल्सो डेसिमल पॉइंट्स में भी आपको लिखना है, एंड 0 टू दी राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट वेट क्लास। ठीक है, जैसे 0.0132, तो इस केस में 0 टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट इसके लेफ्ट में है, लेकिन डेसिमल के राइट में, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 0 टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पे इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगर मान लीजिए 0.132 भी होता तो भी हम इसको कंसिडर नहीं करते, तो हम किसको लेते, इसको 1 2 3, यानी इसके पास भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3। अगर 15.0 लिखा होता तो क्या लिखा हुआ है, 0 टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट, तो 15 1 2, और इसको भी हम कंसिडर करेंगे 0 को, यानी इसके पास भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एक एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस में देता हूँ जिसमें आपको बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे 834.4, तो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4, कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4। इसके बाद है
0.00421। अब इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में है, हम सिर्फ इसको लेंगे 1 2 3। ठीक है, फिर है आपका 1.54, वो इजी है, 308,123। अब अगर मान लीजिए 000 हट जाए तो 308 हो जाएगा, तो अगर इसको कंसिडर करूंगा तो 3,08,000 होगा, यानी ये वाले जीरो भी इंपॉर्टेंट है, एंड जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल और राइट टू द डिजिट्स आर डेसिमल, तो सॉरी आर सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो इसमें आपका है कि जब कभी भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, आप हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स वही लिखेंगे जो लिस्ट वाला है। ठीक है, यानी जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन हो सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ये आपको थ्योरेटिकल समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल्स करके। जैसे जस्ट सपोज कि अगर मैं प्लस कर रहा हूँ 2.512, 2.2, 5.23, इसका सम जो आता है वो आता है 9.94। ठीक, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए, इसके पास 2, इसके पास 3। तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ये भी हमें डिसाइड करना है। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा लीस्ट वाले को ही कंसिडर करेंगे, यानी जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है आप वही लेंगे, यानी फाइनल आंसर में भी आपके सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा वो होगा 9.9। वंस अगेन, चाहे आप एडिशन करिए, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे या एडिशन डिवीजन, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो आपके फाइनल आंसर का होगा वो लीस्ट वाले का होगा, जो सबसे कम में एग्जिस्ट करता है। जैसे सपोज कि एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे दिखा है 2.568, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकेंड, इनटू 5.8 डिवाइडेड बाय 4.168। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 3.5735,12476। अच्छा, इसके पास कितने 3, इसके पास 4 और इसके पास 2, तो आप लीस्ट वाले को मानेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए 2, यानी यहाँ पे 3.5 आना चाहिए। बट राउंड ऑफ भी आपने पढ़ा हुआ है, राउंड ऑफ में क्या कहता है, अगर डिजिट 7 से छोटा है या 5 से छोटा है तो एज इट इज़ रहने दो, है ना, और यानी इसके बगल वाला है ना, ये 7, और 7 जो है वो अगर 5 से बड़ा है तो ये वाला डिजिट क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 3.6। ठीक है, राउंड ऑफ में क्या कहता है, अगर जो ये वाला डिजिट है और उसके बाद वाला डिजिट अगर 5 से छोटा है तो एज इट इज़ रहने दो, और अगर 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा दो, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.6, और इसी को हम लिस्ट वाले को मान करके चलेंगे। सो क्लास, आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास में हम लोग केमिकल कंपोजिशंस के डेफिनेशंस पढ़ेंगे बहुत सारे, जिस रूल पे केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। उसके बाद कुछ केमिकल न्यूमेरिकल्स हमें करने रहेंगे, जो कि हमें मोलैरिटी ये सब हमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमको मेज़र करना है, तो वो हम लोग आगे से स्टडी करेंगे। तो होप आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बहुत बेसिक डेफिनेशंस थी, सिग्निफिकेंट फिगर्स के एग्जांपल्स आते ही हैं, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो जो आपको अच्छे से करना है। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, एंड you are free to ask me anything in the comment section. Thank you.